टीचर्स को गुरु गुरु पूर्णिमा का सबको शुभकामनाएं। बच्चों, लास्ट टाइम हम लोग ने पढ़ा था कि पर्यावरण व्यवस्थापन, चैप्टर नंबर 9, पर्यावरण व्यवस्थापन में आप किस तरह पर्यावरण को बचा सकते हैं। पर्यावरण बचाने के पहले भी हमने ये जाना था कि पर्यावरण, जलवायु, वातावरण क्या होता है। तो ये सब बातें जानने के बाद थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। और आज हम लोग कोई पाठ नहीं पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग इसी चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछ सकता है वो सब डिस्कस करेंगे। इस पाठ से रिलेटेड कैसे सवाल पूछे जाते हैं और हम उनके आंसर किस तरह दे, कम से कम मेहनत करके, यानी हमको स्मार्ट पढ़ाई करनी है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हमने देखा था लास्ट टाइम कि जलवायु क्या होती है, जलवायु के घटक क्या हैं, फिर जलवायु क्यों जरूरी है। इसके बाद जलवायु के बाद हमने क्या देखा था कि किस तरह हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, कचरा फैलने से रोक सकते हैं, ये था। उसमें हमने क्या देखा, हमने पढ़ाई की कि ठोस कचरा क्या होता है। ठोस कचरा व्यवस्थापन आप लोग ने जाना, ठोस कचरा जो घर से निकलता है, फिर घर घर के किचन से, फैक्ट्री से, खेत और बगीचों से इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्या होता है, ये सब के बारे में हमने जाना। नेक्स्ट आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपदा में जख्मी लोगों को प्रथमोपचार कैसे देना है। अगर आपके पास किताब है तो पेज नंबर 105 पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं और राइस ये तकनीक बताया गया है, तो आपको वो सब ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़े होंगे ये सब, क्योंकि एक हफ्ते हो गए हैं ये पढ़ाए हुए। तो हम शुरू करते हैं पहले इस पाठ में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, वो आपको तो आपकी जानकारी के ऊपर ही है। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन कैसा आता है, अभी आप यहाँ पे बोर्ड पे देख रहे हैं कि सबसे पहले पूछा जाएगा, एकदम सिंपल सा सवाल से शुरू करेंगे जो 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए होते हैं। 1-2 मार्क्स के बाद हम बड़े सवालों पे चलेंगे। सबसे पहले सवाल क्या पूछा जाता है कि घरेलू ठोस कचरा का उदाहरण दीजिए। देखिए ये सवाल है, घरेलू ठोस कचरा का उदाहरण दीजिए। अब आपको पता है घरेलू यानी क्या, घर से निकलने वाले कचरे। ये कई बार पूछा है और कई बार बच्चे कुछ भी लिखते हैं। तो सबसे पहले घरेलू ठोस कचरा यानी घर से सबसे ज्यादा कहाँ, तो लिखेंगे घर के, रसोई घर से निकलने वाला। उदाहरण इसमें पॉइंट वाइज लिखेंगे। उदाहरण क्या था, फल के छिलके, सब्जियां और बासी भोजन। के बाद नेक्स्ट क्या था, कागज, लोहे और प्लास्टिक के सामान। तो ये है घरेलू ठोस कचरा का उदाहरण जो नॉर्मली हमारे घर से निकलता है।
अगर आपको लिखना है, देखिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आपको आंसर क्या लिखना है। और ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको लिए हमको गाइड या किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं, ये हमारी जनरल नॉलेज है कि घर से कौन कौन सा ठोस कचरा निकलता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको आप लिखते भी रहिए, हो सके तो राइटिंग बनाने की जरूरत नहीं है, फटाफट आप उतार सकते हैं। तो ये था घरेलू ठोस कचरा का। इसके बाद जो सवाल आता है दूसरा, वो पूछा जाता है कि क्वेश्चन पूछेगा, घरेलू ठोस कचरे का व्यवस्थापन कैसे होता है। यानी घर से निकलने वाला जो ठोस कचरा है, तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी पढ़ाया था घरेलू ठोस कचरे का व्यवस्थापन कैसे होता है। तो आप अगर ध्यान देंगे तो विघटित, विघटित मतलब क्या, जो सड़ जाएगा, वातावरण में रखे रखे सूक्ष्म जीव जिसको सड़ा देंगे, ऐसे खाने को विघटित हो सकने वाले। जो पदार्थ विघटित होते हैं को क्या करते हैं, खाद बनाते हैं। मैंने बताया था जो पदार्थ विघटित हो सकते हैं, फलों के छिलके, सब्जियां, बासी खाना, मानव मलमूत्र, पत्तियां, बगीचों से निकलने वाले पेड़ के टुकड़े, डंठल, खेतों से बचे बचे हुए पदार्थ, सब कुछ सड़ सकता है, विघटित हो सकता है। तो ऐसे पदार्थ को कंपोस्ट खाद बनाने में, कंपोस्ट खाद बनाते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा, जो प्लास्टिक है उसको क्या कर सकते हैं, पुनर्चक्रीकरण और गड्ढा भरण कर सकते हैं। और तीसरा है, लोहे को क्या कर सकते हैं, भंगार में, और उसका भी क्या होगा, पुनः उपयोग। तो इस प्रकार घरेलू ठोस कचरे का ये उदाहरण हो सकता है। घर से निकलने वाले नॉर्मली यही सब होते हैं, और इनको आपको क्या करना है कि वापस से आपको उपयोग करना है। प्लास्टिक, कुछ प्लास्टिक पिघल सकते हैं, उनको वापस सामान, बाल्टियां, बॉटल्स बना सकते हैं। जो प्लास्टिक पिघल के नहीं यूज हो सकता है, पुनर्चक्रीकरण नहीं हो सकता, उसको हमें क्या करना है, बारीक टुकड़े में तोड़ के गड्ढों में भर के, रोड में भर के, जहाँ जहाँ गड्ढे वहां भर के उसके ऊपर रोड बना देते हैं। और लोहे के वस्तुओं को भंगार में देकर उनका पुनः उपयोग हो सकता है। अब ये तो हुआ प्रश्न उत्तर। 1 मार्क या 2 मार्क में सवाल भी पूछा जाता है कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा, निम्न का वर्गीकरण करो। तो यहाँ पे आपको कुछ सवाल दे देंगे और ऐसा 2 कॉलम देगा, ठोस कचरा और गीला कचरा। या इसी में कह सकते हैं, दूसरा पूछ सकता है, अविघटनशील, और यहाँ पे पूछ सकता है विघटनशील। अब सबसे पहले आपको जानना है कि अविघटनशील क्या है। अगर आपको ये शब्द ही नहीं समझ में आया तो आप आगे कुछ लिख ही नहीं सकते। तो अविघटनशील मतलब ऐसा कचरा जो प्रकृति में सूक्ष्मजीव सड़ा देते हैं, ऐसा नहीं, जो नहीं सड़ा पाते उसको बोलते हैं अविघटनशील। आपको सिंपल में लिखूं तो नहीं सड़ता है और ये सड़ जाता है।
समझ में आया? अविघटनशील को नहीं सड़ता है, विघटनशील सड़ जाता है। अब मान लो यहाँ पे दिया फल, लोहा, तांबा, पत्तियां, और बासी भोजन। अब आपको क्या करना है, इसका वर्गीकरण करके इन दो कॉलम में रखना है। तो आपको देखो एग्जाम में ना सिर्फ इतना बोलेगा, विघटनशील और अविघटनशील। मैंने आपको बता दिया कि सड़ता है नहीं सड़ता। अब देखो एग्जाम में इस तरह दिया रहेगा, आपको वर्गीकरण करना है, इनमें से चुन के आपको एग्जाम में बस इस कॉलम में लिखना रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए अविघटनशील मतलब जो सड़ता नहीं है, विघटनशील जो प्रकृति में अपने आप सड़ जाते हैं सूक्ष्म जीवों की मदद से। तो अविघटनशील में आएगा लोहा, तांबा, और विघटनशील में आएगा फल, पत्तियां और बासी भोजन। ठीक है, इस तरह से आप वर्गीकरण भी कर सकते हैं। फिर एक कॉलम में पूछता है अलग अलग प्रकार की, ऐसा एक दे देगा, लिखेगा ठोस कचरे का प्रकार, और ऐसे 4 एरो बना देगा। ठीक है, यहाँ पे आपको खाली जगह दे दिया, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो ठोस कचरे के जो भी प्रकार है, आपने लास्ट टाइम टेबल में देखा था ठोस कचरे के क्या क्या प्रकार है। ये 3 मार्क्स में आ सकता है या आधा आधा मार्क्स का हो सकता है। तो यहाँ पे आधा आधा मार्क्स मिलेगा, यानी टोटल 2 मार्क्स का हो सकता है, या कभी कभी ये 3 मार्क्स में भी पूछ देता है। तो ठोस कचरे का क्या प्रकार था? रसोई घर से, है ना। फिर बाग, बगीचे, खेत से। यहाँ पे क्या था? औद्योगिक। और यहाँ पे क्या था? वैद्यकीय। कोई जरूरी नहीं आप ये 4 लिखो, मुझे मेरे को ये 4 पसंद थे, मैंने लिखा। आपको पूरा लिस्ट दिया था पिछली बार, तो आप ये लिख सकते हैं, कोई भी 4। नेक्स्ट सवाल पूछा है कि आप पर्यावरण को बचाने में, बड़ा सवाल है 3 मार्क्स का, पर्यावरण को बचाने के लिए क्या कदम उठाएंगे? यानी आपको पर्यावरण को बचाना है। तो याद है आपने 7R सीखा था। 7R मैं आपको अभी दिखाता भी हूँ, 7R क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7R, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको पढ़ाया था। तो है रीयूज, ठीक है, पहला रीयूज, दूसरा रिफ्यूज, तीसरा रिसाइकल, चौथा रीथिंक, पांचवा रिड्यूस, छठा रिसर्च, और चौथवा रेगुलेट। तो देखो ध्यान से, ये मैंने 7 पॉइंट लिखे हैं। अब देखो सिर्फ आपको नाम नहीं लिखना है, आपको इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिख सकते हो, हिंदी में लिखना है हिंदी में लिख सकते हो। इनके नाम 7R बोलते हैं। तो सबसे पहले हमको रीयूज करना है, हमको इसको ना एक्सप्लेन करना होगा, इन पॉइंट्स को अपने मन से एक्सप्लेन करके हमें कोई भी चीज को बार बार उपयोग करना चाहिए ताकि उनका कम से कम बर्बादी हो। रिफ्यूज, हमें जरूरत से ज्यादा कोई भी पदार्थ को मना करना है, हमें
रिसाइकल यानी वापस से उसका पुनर्चक्रीकरण करके फिर से कुछ न कुछ उपयोग लाना है। रीथिंक, हमें बार बार सोचना है कि हमें कितनी सामान चाहिए कितना नहीं। रिड्यूस, हमारी जरूरत को कम से कम करना है। जैसे कि सिंपल है, आपको घर के बाजू में ही आपको सब्जी लेने जाना है तो उसके लिए आपको कार या बाइक निकालने की जरूरत नहीं है, आप पैदल भी जा सकते हैं, नहीं थोड़ा दूर है तो साइकिल से जा सकते हैं, इस प्रकार। और हम ऑफिस जाते हैं तो एक बड़ी गाड़ी ले जाने से अच्छा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाए, बस और ट्रेन में जाएं तो उससे रिड्यूस होगा, हमारा जो ऊर्जा खपत है कम होगा। रिसर्च यानी ऐसे ऐसे तकनीक खोजना है जिनके द्वारा हम पर्यावरण को बचा सकते हैं, और लोगों को जागृत करना है, रेगुलेट करना है यानी जागृत करना है। आप ये 7R देख सकते हैं, इस सवाल का आंसर है कि पर्यावरण को बचाने के लिए क्या कदम उठाएंगे। तो आपको ये 7R याद रखना है। इस पार्ट से 7R ये आएगा 3 मार्क का, और आपको हर एक का आधा आधा मिलेगा। आप ध्यान से देखो, 6 है, 1 2 3 मार्क इस तरह से हो गए हैं। तो आपको पर्यावरण को बचाने के लिए ये कदम उठाएंगे। ठीक है, ये सब नहीं लिखना है कि हमें भूमि प्रदूषण नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो तो सबको पता नहीं करना है। आप अलग क्या करो, और थोड़ा 9वीं में है तो आंसर भी थोड़े अच्छे लेवल के होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है कि एक मैंने लास्ट टाइम भी आपसे डिस्कस किया था कि ठोस कचरे का दुष्परिणाम, यानी ठोस कचरे की वजह से क्या नुकसान होता है। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था इस पाठ में से, तो इसको भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, और ये बहुत पूछता है, कई बार एग्जाम में पूछा है। तो आपको इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, आपको पता है कचरे से क्या क्या नुकसान होता है। सबसे इजी क्या है कि दुर्गंध आती है जिसको हम बदबू बोलेंगे। फिर दूसरा क्या होता है, बीमारी फैलती है। तीसरा क्या है बीमारी के बाद, मैंने बताया था 3 प्रदूषण, जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, याद आया, भूमि प्रदूषण होता है, और एक क्या है, आप अपने मन से लिख सकते हो कि सुंदरता खत्म होती है। तो ये है ठोस कचरे का दुष्परिणाम। ये भी क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे सिर्फ आपको दे देगा, आपको ये पॉइंट्स लिखने रहेंगे। तो मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, बदबू फैलेगी, बीमारी फैलेगी, 3 प्रदूषण होगा, ये याद रखना कि बीमारी फैलेगी, बदबू फैलेगा, और कोई भी 3 प्रदूषण होगा। इतना लिखेंगे, 2 मार्क का ये सवाल आपको आराम से आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि आप पर्यावरण, जलवायु वाले पार्ट से था, मैंने बताया था कि जलवायु के घटक कौन कौन से हैं। तो आपको पता होना चाहिए जलवायु किसकी वजह से प्रभाव में आता है। जलवायु के घटक, ये लास्ट टाइम भी बोला, और इसमें क्या ऐसा फिर से दे देगा 2 मार्क के लिए। देखो बहुत सारे हैं, लेकिन मार्क्स के हिसाब से इसमें पूछेगा तो मिनिमम 4 याद रहने चाहिए। तो सबसे इजी है सूर्य प्रकाश, फिर आर्द्रता यानी नमी, फिर बादल। बादल याद आया, अभी देखो जैसे इस समय मुंबई में हर तरफ बादल है, तो धूप नहीं आ रही है, यानी उतनी गर्मी नहीं लग रही है, और चारों तरफ गीला, नमी है, आर्द्रता भी ज्यादा है। सूर्य प्रकाश ज्यादा होता तो गर्मी होती थी। और एक लिख सकते हैं तापमान, जितना ज्यादा सूर्य प्रकाश मिलेगा उतना ज्यादा क्या होगा, तापमान होगा। इसके अलावा वृष्टि यानी बारिश। अब बारिश, इस वक्त देखो भारत के कई राज्यों में बाढ़ आई हुई, जिस वजह से लाखों लोगों का जिंदगी पे असर पड़ रहा है। तो ये जलवायु के कुछ ऐसे घटक हैं जिनका लोगों की जिंदगी पे बहुत प्रभाव पड़ता है।
उनकी वजह से उनकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आते हैं। कई बार उनकी प्रॉपर्टी का लॉस हो जाता है। आप देख रहे होंगे वीडियो में, न्यूज में, कि कितनी सारी गाड़ियां, खेत, स्कूल सब बह गए, घर बह गए, लोगों का घर छिन गया, खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? जलवायु के बदलाव की वजह से हो रहा है। और इसका जिम्मेदार कौन है? इंसान है। उसने ही जानबूझ के सारे पेड़ काटे हैं, जंगल काटे हैं। तो जहां से नदी को रास्ता मिल रहा है वो बह रही है, और रास्ते में आने वाले सबको वो नुकसान पहुंचा रही है। इसके बाद एक रिक्त स्थान पूछता है कई बार सवाल में इस पाठ से, कि वैश्विक मौसम दिन, वैश्विक मौसम दिन रिक्त स्थान को मनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, लास्ट टाइम उन्होंने डिस्कस किया था, इसका आंसर आएगा 23 मार्च। हर साल वैश्विक मौसम दिन 23 मार्च को मनाया जाता है। यह एक माह के लिए पूछता है, ठीक है। तो एक माह के लिए ये रिक्त स्थान, या कभी कभी ना जोड़िया मिलाओ में भी पूछ लेता है। नेक्स्ट है 3 मार्क का सवाल, जलवायु वाले टॉपिक से ही है। जलवायु वाले टॉपिक से क्या है कि जलवायु सजीवों की, सजीवों के जीवन में जलवायु का क्या प्रभाव है, ये हो गया क्वेश्चन। तो इसका भी आंसर ना कोई जरूरी नहीं कि आप एकदम रट्टा मार के ही आपको लिखना है। सजीवों के जीवन में जलवायु का बहुत सारा प्रभाव होता है। आप अपने मन से आंसर लिख सकते हैं, सिंपल है। देखो, मैं भी याद करके या कहीं से देख के नहीं लिख रहा हूँ, मैं पॉइंट्स जानता हूँ। खाना बदल जाता है, पोशाक बदल जाता है, घर बदल जाता है, रहने का तरीका बदल जाता है। इसी को बस आपको बढ़ा चढ़ा के लिखना है, थोड़ा सा अच्छे से सजा के। तो देखो, जलवायु के कारण क्या होता है? लोगों का आहार और पोशाक, पोशाक यानी कपड़े का निर्धारण होता है। जैसे मैंने सिंपल सा आपको क्या बोला था, कि जो कश्मीर में रहेंगे वो लोग राजस्थानियों जैसे कपड़े नहीं पहनेंगे। क्यों? क्योंकि राजस्थान में गर्मी होती बहुत, और कश्मीर में तो आधा साल बर्फबारी और आधा साल क्या होता है, ठंडी का मौसम होता है। तो जलवायु के हिसाब से आप अपने कपड़े सेलेक्ट करते हो, और क्या खाना खाना है वो डिसाइड होता है। उसके बाद जलवायु के प्रकार से लोग घर बनाते हैं। जैसे कि आप अगर न्यूज में देख रहे होंगे, बिहार में जितने भी नदी किनारे ये हैं, शहर बसे हैं, और नदी किनारे एकदम रहने वाले लोग पक्के घर नहीं बनाते, क्योंकि हर साल वहां पे बाढ़ आती है। वो लोग क्या करते हैं, लकड़ी का ऊंचा ऊंचा घर बनाते हैं, ताकि अगर बाढ़ में उनका घर डूब भी जाए तो लकड़ी से उनका घर नुकसान न हो, और हल्का रहे और डूबे नहीं, और कम से कम नुकसान। पक्का घर बनाने में बहुत खर्चा आता है, और एक बार वो टूट गया तो फिर उसमें बहुत लॉस ज्यादा होगा। इसके जगह लकड़ी के घर रहेंगे तो क्या होगा, आराम से वो फिर से बन सकता है, और बाढ़ में वो ज्यादा टिकेगा। इसके लिए घर लोगों का। उसके बाद व्यवसाय का निर्धारण जलवायु के हिसाब से, जलवायु के प्रकार, कैसी जलवायु हो, कैसा मौसम है, इस हिसाब से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमको क्या बिजनेस करना है। उसके बाद फसल और
खेती पर जलवायु का नियंत्रण होता है। जैसे जहाँ अच्छी खासी बारिश हो रही है, वहां पे ऐसा फसल नहीं बोएंगे जिसको पानी ही नहीं चाहिए, वहां पे ऐसा फसल हम सेलेक्ट करेंगे, चावल हो गया, मक्का हो गया, गन्ना हो गया, जिसको बहुत पानी लगता है। तो जहाँ पे बहुत पानी है, जहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, उनको क्या करना है, ऐसी फसल सेलेक्ट करनी है। अब जहाँ पे बारिश कम होती है, वहाँ पे ऐसी फसल सेलेक्ट करते हैं, और जिसमें सिर्फ बारिश के मौसम में जहाँ पे पानी मिलता है, जैसे महाराष्ट्र के कई शहर और राज्य हैं, ऐसे क्षेत्र हैं विदर्भ करके नागपुर साइड में, कि जहाँ पे बारिश पे ही खेती डिपेंड करती है। तो जैसे ही बारिश होगी लोग खेती करना चालू करते हैं, और बारिश नहीं हुई तो वहाँ पे खाने को नहीं मिलता है। इस प्रकार खेती और जलवायु का नियंत्रण किसके ऊपर होता है, बारिश के ऊपर होता है। तो इस प्रकार हम ये पॉइंट, देखो यहाँ पे कोई भी गाइड या कोई भी ऐसा बहुत बड़े ज्ञान की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज रखना है। जलवायु से खाना, जलवायु से कपड़ा, जलवायु से काम, जलवायु से खेती, जलवायु से लोग डिपेंड करते हैं। तो ये जलवायु का प्रभाव है, जलवायु के कारण। अब इसी आंसर को आपको ना थोड़ा सा एलेबोरेट करके लिखना है, थोड़ा सा और अच्छे से लिखना है, आपको मार्क्स मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप गाइड से याद करके सेम टू सेम लिखोगे तो ही मार्क्स मिलेंगे। साइंस की बहुत अच्छी बात है कि आपको बस अपना ज्ञान को थोड़ा अच्छे से सजा के लिखना है बस। और कभी भी आप आंसर लिखेंगे तो पॉइंट्स में लिखेंगे, 1 2 3 4 करके। तो ये था जलवायु के ऊपर सवाल। वापस आते हैं कुछ और सवाल पे, कि इसमें क्या आता है, वर्गीकरण करो। फिर से ऐसा 2 बॉक्स बनाएगा, और यहाँ पे लेगा, लिखेगा नीचे औद्योगिक कचरा, और यहाँ पे लिखिएगा इलेक्ट्रॉनिक। यानी आपको ऐसे कचरे, औद्योगिक कचरा और इलेक्ट्रॉनिक कचरे में डिसाइड करना है कि कौन सा कचरा क्या है। और उसके बाद क्या करता है, यहाँ पे ना बहुत सारे आपको सिर्फ नाम दे देगा। जैसे औद्योगिक कचरे में क्या होगा, केमिकल, यहाँ पे ऐसा लिख दिया, केमिकल, टीवी, रेडियो, रेडियो सक्रिय पदार्थ, और कंप्यूटर, मोबाइल। देखो इतने सारे नाम लिखा है, केमिकल, टीवी, रेडियो, रेडियो सक्रिय पदार्थ, कंप्यूटर और मोबाइल। आपको बस क्या करना है, इसमें औद्योगिक कचरा में और इलेक्ट्रॉनिक कचरा, इन 2 डब्बों में आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक जो केमिकल है, वो इन औद्योगिक मतलब होता है फैक्ट्री, कंपनी में। वैसे तो सब कुछ कंपनी में, लेकिन यहाँ, ठीक है। तो क्या है, केमिकल्स, यहाँ पे आएंगे केमिकल। और देखो रेडियो सक्रिय पदार्थ, रेडियो सक्रिय पदार्थ मानिए हानिकारक जिसमें से किरणें निकलती है, एक्स रे, अल्फा रे, बीटा रे। अभी आप एक पाठ पढ़ोगे उसमें रेडियो सक्रियता पढ़ाएंगे, तब आपको ज्यादा समझेगा। तो ये रेडियो सक्रिय मतलब रेडियो नहीं होता है जो जिसमें गाना सुनते हैं, वो नहीं होता है, ये ध्यान रखिए आप। तो आप औद्योगिक कचरा ऐसे लिखेंगे, और इस डब्बे में क्या लिखेंगे, टीवी, रेडियो, ये रेडियो गाना सुनने वाला है, कंप्यूटर और मोबाइल। इस प्रकार हमको मिल जाएंगे 3 मार्क्स। 3 मार्क्स का इतना इजी सवाल आता है। बस आपको पता होना चाहिए औद्योगिक कचरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्या होता है, तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं। मैं भी मिटा रहा हूँ।
अगला जो इस पाठ का महत्वपूर्ण सवाल है वो है ई कचरा किसे कहते हैं। ई कचरा, ई कचरा मतलब इलेक्ट्रॉनिक कचरा। ठीक है, इसका उत्तर लिखते समय क्या करेंगे, आप पहला पॉइंट देंगे ई कचरा का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक कचरा। ठीक है, ई कचरा का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक कचरा। इस कचरे में टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, हेडफोन जैसे बेकार, आप एक और याद हो, कैलकुलेटर, बेकार इलेक्ट्रॉनिक सामान का समावेश है। दूसरा पॉइंट, तो देखो पहले आपको बताना है ई कचरा क्या होता है। इस कचरे में टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, हेडफोन, बहुत सारे सामान होते हैं, लेकिन मैंने वही नाम लिखे जो आप डेली लाइफ में जानते हो, ज्यादातर यूज करते हो, देखा है। अब ई कचरा क्यों बोलते हैं, इसको कचरा क्यों बोलते हैं, यह सामान आसानी से पुनर्चक्रीयकरण नहीं होता तथा इसका पुनः उपयोग भी आसान नहीं होता है। इसका कहने का क्या मतलब है कि देखो, जैसे आपने एक हेडफोन लिया, 100 रुपए का हेडफोन लिया, कुछ दिनों बाद उसका स्पीकर में से आवाज नहीं आने लगी, तो आपने क्या किया, उसको हेडफोन को फेंक दिया कचरे के डब्बे में और नया खरीद लिया। अब आप अगर उस हेडफोन को बनवाने भी जाओगे तो उसका 200-300 रुपया खर्चा आएगा, तो 100 रुपए में नया मिल रहा है और बनवाने का 200-300 है, इसलिए आसानी से पुनः फिर से यूज भी नहीं हो पाता। वो लोग ये वो वही कर सकते हैं जिसने उस हेडफोन को बनाया है, कंपनियां, उनको सस्ते में पड़ता है, हमको महंगा पड़ेगा मैकेनिक का चार्ज। इसलिए लोग क्या करते हैं, एक बार बिगड़ा नहीं कि इसको फेंकना ही ठीक है, क्योंकि बनवाने में, जैसे एक टीवी बिगड़ गई, टीवी आती है आजकल आराम से फ्लैट टीवी 10 से 15 हजार में अच्छी खासी टीवी मिल जाएगी, लेकिन अगर वो टीवी बिगड़ गई तो एक बार बनवाने का 5 से 7 हजार लगेगा, फिर उसकी भी कोई गारंटी नहीं कि वो टीवी कब तक चलेगा। इसलिए लोग क्या करते हैं, फिर से नया ही खरीद लेते हैं, क्योंकि उसको बनवाने का कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ता है, बहुत महंगा पड़ता है। इसीलिए ऐसे कचरे को क्या बोलते हैं, ई कचरा बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कचरा। तो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि इसका कैसे निर्धारण करते हैं कि भाई आपको क्या करना है, जहां से लिया है उसी कंपनी को वापस देना है। वो लोग इसका पुनर्चक्रीकरण करते हैं, कुछ पार्ट्स निकाल के किसी दूसरे में लगाते हैं, या कभी कभी रिपेयर करके रीसेल में, सेल में डाल देते हैं। तो वो लोग कर सकते हैं, उनको सस्ता पड़ता है, हमको महंगा पड़ता है। तो हमें क्या करना है, जहां से लिया था उसको वापस कर देना। तो ये हुआ ई कचरा के बाद। अब एक सवाल आता है जो कि आकृति पे डिपेंड करता है। वो है कैसा कि आपको 4 डब्बा दिया रहेगा, ऐसा 4 डब्बा है, डस्टबिन ए, डस्टबिन बी, डस्टबिन सी और डस्टबिन डी, ऐसा 4 डब्बा है। और यहाँ पे बहुत सारे सामान का नाम, कि इन डब्बों में से जो कचरे डाले जाएंगे, डब्बों के ऊपर नाम लिखा रहेगा। ठीक है, जैसे इस पे लिखा है, इस डब्बे पे लिखा है गीला कचरा, इस पे लिखा है सूखा कचरा, इस पे लिखा है
कागज, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, कागज को आपको कचरे के डब्बे में नहीं फेंकना है। आपको सारे, एक पेपर फाड़ा हो या आधा पेपर हो, सारे पेपर को जमा करके रखो और रद्दी वाले को देना। और यहाँ पे क्या, कांच और धातु। और यहाँ पे बहुत सारे नाम देंगे, जैसे फल का छिलका, उसके बाद दूसरा हो गया प्लास्टिक, तीसरा हो गई नोटबुक, चौथा हो गया मान लो कील, लोहे की कीलें, पांचवा हो गया कांच की बोतल। तो देखो आपको क्या करना मालूम है, इस डब्बे के अंदर ऐसा लिखना है कौन सा वाला आएगा, पहला आएगा इसमें, दूसरा वाला आएगा इसमें, या आप वापस से डब्बा बना के उसके अंदर वो नाम भी लिख सकते हो। इसमें आएगा नोटबुक, है ना, और यहाँ पे आएगा कील और बोतल। या आप ऐसा नंबर भी लिख सकते हो तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। 3 नंबर वाला इधर आएगा, इसमें 4 और 5 वाला इधर आएगा, 2 वाला आएगा। तो इस तरह के भी ऐसे 4-5 डब्बे बना के दे सकते हैं। आपको ये वाला सवाल आएगा तो बहुत अच्छा है, इजी पड़ता है, खाली आपको चुन के लिखना है। एक सवाल और पूछेगा, पुनर्चक्रीयकरण किससे कहते हैं? पुनर्चक्रीकरण किसे कहते हैं? जैसे आपने 7R पढ़ा था, 7R में भी बताया था कि पुनर्चक्रीकरण क्या होता है। तो पुनर्चक्रीकरण में कहने का मतलब है कोई वस्तु जब उपयोग के बाद बेकार हो जाए तो विभिन्न पद्धतियों द्वारा उसका पुनः निर्माण और उपयोग को पुनर्चक्रीयकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए आप उदाहरण दो, प्लास्टिक की बॉटल और दूध की थैली। जैसे प्लास्टिक की बोतल आप पानी पी के फेंक दिए, उसको वापस से पिघला के फिर से उसका बोतल बना सकते हैं। या दूध की थैली, आपने दूध उबाला, थैली को कचरे के डब्बे में डाल दिया, कचरे के डब्बे में से कुछ लोग वो थैलियां चुनते हैं, 15 रुपया किलो थैलियां बिकती हैं वो, और वो भंगार में जाके वापस कंपनी को दिया जाता है, और वो कंपनी में जाने के बाद उसको वापस गला के फिर से थैली बनाया जाता है और फिर से उसी में दूध भर के वापस से भेज दिया जाता है। तो पुनर्चक्रीकरण, कांच की बोतल भी हो गई, कांच को भी पिघला के वापस कांच, कांच की बोतल, ये भी पुनर्चक्र में है। जैसे आपने कोको कोला पिया, पी के वो बोतल रिटर्न कर देते हो, वो लोग क्या करते हैं, कंपनी वाले को वापस देते हैं, वो लोग उसमें धो के साफ करके वापस से कोल्ड ड्रिंक भर के दे देते हैं। जो बोतल टूट गई है उसको पिघला के वापस से बोतल बनाते हैं। तो इस प्रकार पुनर्चक्रीकरण का बहुत फायदा है। अब इस पार्ट का लास्ट टॉपिक है, 2 सवाल आता है। सबसे पहले क्या है, राइस पद्धति। राइस मतलब चावल नहीं है, ये शॉर्ट फॉर्म है। राइस पद्धति क्या है? ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा राइस पद्धति क्या, आपको पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले ना इसके बारे में पढ़ाने से पहले
कंप्रेशन यानी दबाव बनाए। दबाव मतलब मैं बता नहीं, गला नहीं दबा देना है दबाव मतलब। और थ्री मतलब एलिवेट यानी उठाएं, संभालें। रेस्ट यानी उसको आराम देना है। आइस यानी बर्फ लगानी है जहां चोट लगी है। तो मान लो कोई पर्सन है जिसको कुछ हुआ है, तो हमको राइस पद्धति करनी। सबसे पहले उस पर्सन को, उस व्यक्ति को आराम से लिटा के उसको कई बार क्या होता है, किसी को कुछ चोट लगे तो 50 लोग घेर के खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो पर्सन और डर जाता है, उसको हवा नहीं मिलती है, डर जाता है। उसको सब भीड़ हटा के उसको आराम देना है। जहां पे चोट लगी है, अगर सूजन है तो वहां पे बर्फ लगाना है। अगर खून बह रहा है तो वहां पे दबा के उस खून को बंद करना है, और उसको उठा के संभाल के तुरंत हॉस्पिटल ले जाना है। इसी को बोलते हैं राइस पद्धति। इसमें एक और आता है फर्स्ट एड किसे कहते हैं। फर्स्ट एड सबको पता है, फर्स्ट एड पेटी। ठीक है, फर्स्ट एड पेटी में क्या होता है, जिसको बोलते हैं प्रथमोपचार पेटी। मैं आपको लिख देता हूँ, प्रथमोपचार पेटी मतलब ऐसी पेटी जिसमें एक बैंडेज हो, एक दवा हो, क्रोसिन हो, थोड़ा सा पेन किलर हो। ये सब दवाइयां जब लेंगे आप ऐसे पेटी में रखेंगे, ताकि तुरंत कभी भी जरूरत पड़े तो हम, कैंची हो, उसमें थोड़ा घाव को ठीक करने वाला बैंडेज हो, ये सब जिसमें सामान रहता है, उस पेटी को प्रथमोपचार पेटी बोलते हैं। और ये हर जगह रखना जरूरी है। तो अभी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। ये चैप्टर नंबर 9 आज हमने पूरा किया। और आप लोग, होप है आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। मैंने कुछ क्वेश्चंस आंसर भी लिख के दिखाए हैं, उस तरह के ही एग्जाम में आपको पूछेंगे। सबको मेरा धन्यवाद। अभी आज का टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू।